नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने भारत को दिया 257 रनों का टारगेट। बुमराह सिराज ने रोकी बांग्लादेशी शेरों की रफ्तार। जवाब में भारत की भी तेज शुरुआत, रोहित शर्मा मूड में। गाजा संकट के बीच पीएम मोदी ने की फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात। अस्पताल हमले पर जताया दुख। इधर सुनक ने कही इजरायल के साथ खड़े होने की बात। आईफोन के बाद अब मेड इन इंडिया गूगल पिक्सल अगले साल आएगा बाजार में। भारत में अफोर्डेबल क्रोम बुक बनाने के लिए एचपी के साथ करार। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले अश्विनी वैष्णव। भारत बन रहा है दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री। आज कोई भी बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान में आके एस्टैब्लिश करना चाहता है। गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी। सेंसेक्स निफ्टी नीचे से सुधर कर बंद। मिड और स्मॉल कैप की फ्लैट क्लोजिंग। ऑटो, एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी। मेटल, एनर्जी, रियल्टी गिरे। एफएमसीजी दिग्गज एचयूएल के दूसरी तिमाही के नतीजे अच्छे। करीब 4% बढ़ा प्रॉफिट और रेवेन्यू। मार्जिन 24% के पार। 18 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान। महिला सशक्तिकरण के लिए गरबा में ट्विस्ट। खिलैया बुलेट, स्कूटी और विंटेज कार पर सवार। हाथों में डांडिया की जगह पकड़ी तलवार। और आज सबसे पहले बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। तो इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच जोरदार मुकाबला चल रहा है। भारत जीत का चौका लगाने के लिए खेल रहा है। बांग्लादेश ने आज पारी की दमदार शुरुआत की, लेकिन फिर बाद में भारतीय बॉलर्स ने उनकी रफ्तार को रोक दिया। बुमराह और सिराज ने काफी कंट्रोल किया, लेकिन लिटन दास और हसन की अच्छी पारी से बांग्लादेश एक बढ़िया स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा। 50 ओवर में बांग्लादेश ने 8 ओवर पर 256 रन बनाए। हालांकि मैच के दौरान भारत को एक झटका हार्दिक पांड्या के रूप में आया। पांड्या मैच के दौरान चोटिल हो गए, लेकिन अब वो वापस ग्राउंड पर लौट आए और जरूरत पड़ी तो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। भारत ने जवाब में जानदार शुरुआत की है। रोहित शर्मा पूरी तरह से मूड में नजर आ रहे हैं। और एप्पल के बाद अब मेड इन इंडिया गूगल पिक्सल भी अगले साल से आपके हाथ में होगी। इसके अलावा गूगल क्रोम बुक भी भारत में बनेगा और इसके लिए गूगल ने एचपी के साथ करार किया है। गूगल फॉर इंडिया एनुअल इवेंट में आज गूगल ने ऐसी कई बड़ी बातें बताई। इसके अलावा डिजिटल मिशन और फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने पर भी चर्चा हुई। जुड़ते संवाददाता दीपाली नंदा से। बताइए दीपाली, भारत के बारे में काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्ट है ये। देखिए, गूगल के सालाना इवेंट गूगल फॉर इंडिया में आज कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई। पहली अनाउंसमेंट रही गूगल पिक्सल 8 की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। आज इस इवेंट में जानकारी दी गई कि जो पिक्सल का लेटेस्ट मॉडल है पिक्सल 8, इसकी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी दावा किया गया कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया गूगल पिक्सल 8 स्मार्टफोन अगले साल तक मार्केट में आ जाएगा। गूगल क्रोम बुक की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए इसे अफोर्डेबल बनाने के लिए आज गूगल ने एचपी के साथ भी अपनी पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट इस इवेंट के दौरान किया है। साथ ही साथ डिजिटल क्रेडिट पर फोकस गूगल की तरफ से होता हुआ दिखाई दिया। अपने जो यूपीआई ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है गूगल पे, उस पर अब लेंडिंग के पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने जा रहा है गूगल। इसके लिए पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के लिए एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ गूगल ने अपनी पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट आज इस इवेंट के दौरान किया। एक और काफी इंटरेस्टिंग
यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई वो है सैशे लोन, यानी अगर किसी छोटे कारोबारी को 15,000 रुपए के लोन की जरूरत पड़ती है तो वो भी अब जीपे के जरिए DMI फाइनेंस से 15,000 रुपए का लोन हासिल कर सकता है। और अगर इसकी EMI की बात करें तो वो 111 रुपए से शुरू होगी। तो डिजिटल क्रेडिट को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इस लिहाज से ये बड़ी अनाउंसमेंट आज इस पूरे शो के दौरान की गई। साथ ही साथ लास्ट में ये भी बताया गया कि किस तरह से जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसको रोकने के लिए गूगल AI और मशीन लर्निंग की मदद ले रहा है। शुक्रिया दीपाली। और गूगल इवेंट में पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने CNBC आवाज के साथ खास बातचीत की। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री बन रहा है। गूगल पिक्सल 8 की बात करें तो उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू होने वाली है। किस तरह से देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देश को कितना फायदा होगा इस सेटअप से? आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक ट्रस्टेड वैल्यू चेन पार्टनर की तरह स्टैब्लिश हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का एक पूरा बुके ऑफ प्रोग्राम्स स्टार्ट किया था, उसके रिजल्ट्स हैं कि आज कोई भी बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान में आके एस्टेब्लिश करना चाहता है। गूगल का पिक्सल की मैन्युफैक्चरिंग का पिक्सल 8 की मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट होगा और उसके बाद में पिक्सल फोल्ड भी यहाँ मैन्युफैक्चर होगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज जो आरंभ हुई है वो आज स्टार्ट हुआ है डिजिटल क्रेडिट। डिजिटल क्रेडिट हमारे छोटे कारोबारियों को, MSME सेक्टर को, नए एंटरप्रेन्योर्स को, उनको एक इतनी बड़ी फैसिलिटी देगा। ऑलरेडी करीब 6,000 करोड़ के आसपास का डिजिटल क्रेडिट हो चुका है। सर, पेमेंट सिस्टम को सिक्योर बनाना कितना जरूरी है और आज जिस तरह की अनाउंसमेंट गूगल की तरफ से की गई है, आपको लगता है कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड काफी सारी घटनाएं देश में आ रही हैं, गूगल की तरफ से भी आंकड़ा दिया गया है कि करीब 12,000 करोड़ का जो फाइनेंशियल फ्रॉड है वो सिर्फ 1 साल में रोका गया है। तो ये जो चैलेंज है इसको टैकल करने के लिए क्या कुछ स्टेप उठाने की जरूरत? बहुत सारे स्टेप्स लिए गए जिसमें काफी सारे स्टेप्स हमारे टेक्नोलॉजी को यूज करके, AI को यूज करके। अगर आप देखेंगे कुछ ही टाइम पहले सरल संचार साथी एक पोर्टल लॉन्च हुआ था, उसके बाद में लार्ज नंबर ऑफ फ्रॉडस्टर्स पकड़े गए। मेरे ख्याल से करीब 60 लाख से ज्यादा फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस डिस्कनेक्ट किए गए, कई सारी FIRs की गई है। एक सिग्निफिकेंट पूरा ड्राइव लिया जा रहा है जिससे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स रुके। अब बात करते हैं बाजार की। आज सुबह बाजार गिरावट पर खुला, मगर बंद होते समय बाजार नीचे से रिकवरी करता हुआ दिखाई दिया। इसी के साथ बाजार सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स 248 अंक गिरा, 65,629 पर बंद हुआ। निफ्टी 46 अंक गिरकर 19,625 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो, FMCG शेयरों में रही। मेटल, एनर्जी, रियल्टी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। और मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी का कहना है कि ग्लोबल संकट के बाद भी मार्केट में कम बिकवाली देखने को मिल रही है और इस तिमाही के नतीजे भी उम्मीद के मुताबिक आ रहे हैं। इसलिए निवेशक मार्केट में ध्यान से निवेश कर सकते हैं। आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है, सारे लोगों को लगता है पिछले 1-2-3 महीने से कि नेगेटिव्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, आई थिंक लोगों को बेचना नहीं है शेयर। सोचते हैं मैं बेचूंगा, थोड़ा हल्का होऊंगा, कैश पे बैठूंगा, प्रॉफिट अच्छा हुआ है पिछले 6 महीने में, लेकिन सुबह होता है फिर से आप सोचते हैं आज नया क्या लेना है। और ये रेजिलियंस जो रिटेल इन्वेस्टर्स का है, मैंने पिछले 30 साल के अनुभव में मार्केट में ये देखा नहीं, इतना बड़ा रेजिलियंस। आई थिंक 4-5 दिन FI का सेलिंग होता था, रिटेल इन्वेस्टर्स हल्के होते थे, अभी तो किसी को कुछ परवाह नहीं है। तो डर है, आई थिंक डर काफ़ी बात का है। US बॉन्ड यील्ड बोलो, इन्फ्लेशन बोलो, इंटरेस्ट रेट्स बोलो, करेंसी फैक्टर बोलो, आई थिंक जियो पॉलिटिकल, रशिया यूक्रेन था, अभी मिडिल ईस्ट का नॉनसेंस चालू हो गया है, कितने कंट्री ऐड होंगे पता नहीं है। आई थिंक और बाद में भी 15-20-25 दिन के बाद इलेक्शन का शोर होगा, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे लोग। आई थिंक डिस्पाइट ऑल दिस नेगेटिव्स, पीपल आर नॉट सेलिंग एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट इज कीपिंग द मार्केट्स फॉर। दिग्गज FMCG कंपनी HUL ने दूसरी तिमाही में अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 2,616 करोड़ से बढ़कर 2,717 करोड़ रहा। आय 14,751 करोड़ से बढ़कर 15,276 करोड़ रही। EBITDA मार्जिन 22.9% से बढ़कर 24.2% रहा। कंपनी ने इस बार 18 रुपये प्रति शेयर
अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है। त्योहारों के दौरान महंगाई काबू में रहेगी। सरकार के मुताबिक चीनी, गेहूं और चावल को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इससे महंगाई पर कंट्रोल रहेगा। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा से बातचीत की असीम मनचंदा ने। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। चीनी के दाम अभी हमको काबू में ही दिख रहे हैं। आगे भी काबू में रहेंगे? आगे भी काबू में रहेंगे। अभी हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। 57 लाख टन 1 अक्टूबर को स्टॉक था हमारे पास, जो कि करीबन 2.5 महीने की खपत के लिए पर्याप्त है। तो उसके अलावा अभी क्रशिंग भी शुरू हो गई है कई भागों में हमारे देश के शुगर मिल्स में, और नई चीनी भी आनी शुरू हो जाएगी अगले 3-4 हफ्तों में। तो शुगर, चीनी के दृष्टिकोण से हमारा कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है, उसका अवेलेबिलिटी हो या उसके दाम हो। सर, महाराष्ट्र और कर्नाटका में थोड़ी सी कम बारिश इस बार अगस्त में देखने को मिली। उसका असर कुछ शुगर केन प्रोडक्शन पे या शुगर पे दिखेगा? तो जो हमको खबरें मिल रही हैं महाराष्ट्र से और कर्नाटका से कि अगस्त के महीने में जो बारिश बहुत कम हुई, उसके चलते कुछ प्रभाव पड़ा है गन्ने की फसल पर इन 2 राज्यों में। लेकिन उत्तर प्रदेश में फसल की स्थिति बहुत ही अच्छी है। सर, गेहूं पे भी हमने सरकार की तरफ से कई कदम आते देखे। आपने स्टॉक लिमिट लगाई, उसके बाद कम की, FCI के जरिए खुले बाजार में आप गेहूं बेच रहे हैं। दाम गेहूं के भी अब काबू में रहेंगे आपको लगता है? गेहूं के दाम काबू में रहेंगे। आपने देखा कि करीबन 3.5% की हमारी बढ़ोतरी हुई है 1 साल में गेहूं के दामों में, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और गेहूं हम स्टॉक लिमिट तो जैसे बताया आपने हमने लगाई हुई है, उसको हमने अभी कम भी किया है। 2000 टन हमने रखी है स्टॉक लिमिट फॉर प्रोसेसर्स एंड होलसेलर्स एंड ट्रेडर्स। और अब बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग की। गाजा के अस्पताल पर अटैक के बाद इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के तेल अवीव से रवाना होते ही हमास ने तेल अवीव पर 10 मिसाइलें दागी। इसके जवाब में इजराइल ने हमास पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने ज़मीनी हमले के लिए गाजा के पास टैंकों की तैनाती कर दी है। गाजा में इजराइल की तरफ से भारी बमबारी जारी है। इजराइल ने हमास की लेडी कमांडर को मार गिराया है। जमीला अल शांति हमास की इकलौती महिला कमांडर थी। इधर अमेरिका ने हमास पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही अमेरिकी नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। इजराइल हमास जंग में अब तक करीब 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। जो बाइडेन के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी तेल अवीव पहुंचे। उन्होंने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सुनक ने कहा कि ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है। We absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security for the long term. Now, I know that you are taking every precaution to avoid harming civilians, in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। उन्होंने क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता साझा की। पीएम ने इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत की लंबे समय से आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर जमकर हमला और आगजनी की थी। इजराइल के बेरी में तबाही के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। इजराइल में मौजूद हमारे संवाददाता नीरज कुमार बेरी से आपको ऐसा ही एक मंजर दिखा रहे हैं। तबाही तबाही तबाही, यही तस्वीर है यहाँ की बेरी की। कोई घर ऐसा बचा नहीं, गांव में कोई एक ऐसा इलाका नहीं जहां लोग रहते थे और वहां आतंकी न पहुंचे हो और लोगों को निशाना न बनाया हो। यहाँ इस घर की तस्वीर एक देखिए। सुकोत फेस्टिवल था, उस दौरान लोग अपने घरों से बाहर रहते हैं 7 दिनों तक, और शनिवार अंतिम दिन था 7 अक्टूबर को, और उस छुट्टी वाले दिन जिस तरह से पहुंचे और उन्होंने हैवोक क्रिएट किया, वो
हर घर की तस्वीरें बयां कर रही है। यहाँ की ऊपर रूफ देखिएगा, ग्रेनेड फेंका, गोलियां चलाई, रॉकेट से तो हमला हो ही रहा था। तो हर घर में इस तरह की तस्वीर, बिखरे सामान, हर घर की तस्वीर, हर जगह खून, हर जगह, हर घर में किसी न किसी की मौत। 10% आबादी का कत्लेआम करना कहीं का, आप समझ सकते हैं। छोटे छोटे गांव होते, किबूत्स जिन्हें कहते हैं, सामुदायिक तौर पे रहते हैं। और ये सुकोत गांव, सुकोत फेस्टिवल चल रहा था, 7 दिनों का होता है। और सुकोत के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये बनाया गया होता है जब बाहर में लोग रहते हैं। लेकिन होली डे, छुट्टी वाले दिन पहुंचे और ये इस तरह के जो ज्यूस में इस तरह की आकृति बनाई गई होती है। देखिए, ये जल सकता था, लेकिन इतने हमले के बाद भी यहाँ तक आग नहीं पहुंची। शायद फेस्टिवल का ही असर था, यहाँ तक नहीं पहुंचे, लेकिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कितनी बड़ी इमारत है और इस इमारत का क्या नक्शा बिगड़ गया है। जैसे आग लगती है, बड़ी आग की घटनाएं होती हैं, उसके बाद जैसी कालिख पड़ती है, वो कालिख यहाँ आपको पड़ी हुई दिखेगी। लेकिन ये तबाही जो है, जब आग लगता है तो इस तरह की तबाही कभी आपने नहीं देखी होगी। कालिख तो आग की वजह से लग जाती, लेकिन ये तबाही कोई आतंकी ही कर सकता है, जिसके दिल में किसी तरह की भावना नहीं हो। वो मानव की तरह नहीं, आतंकी की तरह सोचता है, राक्षस की तरह सोचता है, और वही इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। और अब रुख करते हैं वापस देश का। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। जगदलपुर रैली में अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनाने की बात की। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी। दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है। और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। मध्य प्रदेश के चुनाव में किसका पलड़ा है भारी और क्या कांग्रेस के वादों से शिवराज की योजनाओं को मिलेगी चुनौती? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले ही महाराष्ट्र के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया। आज पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र में ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया। इस मौके का इस प्रोजेक्ट का नाम बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के नाम पर रखा गया है। इसके तहत 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की शुरुआत आज पीएम ने की है। महाराष्ट्र के हमारे बेटे बेटियों के कौशल विकास के लिए इतने बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। महाराष्ट्र में 511 ग्रामीण कौशल्य विकास ये केंद्रों की स्थापना होने जा रही है। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। और अगले महीने होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को जोरदार रिस्पांस मिल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों को बताया कि लंदन, दिल्ली, दुबई और अबू धाबी में निवेशकों से मीटिंग अच्छी रही। समिट के लिए अभी तक 54,000 करोड़ के एमओयूज किए जा चुके हैं। निवेशकों ने टूरिज्म के अलावा हेल्थ, एजुकेशन, फार्मा और एग्री सेक्टर में खासी दिलचस्पी दिखाई है। राज्य सरकार निवेशकों से बातचीत और रोड शो का सिलसिला अभी जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी समझौतों को जमीन पर उतारने का प्रयास करेगी। हमारा काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग उत्तराखंड आने के लिए, लोगों के अंदर एक मन में आकर्षण भी है, उनकी चाहत भी है कि उत्तराखंड में अपना उद्योग और निवेश करना चाहते हैं। और हजारों करोड़ के निवेश हमको इस यात्रा में भी उनके साथ करार के रूप में प्राप्त हुए हैं। और अभी एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खास तरीके का गरबा, जहां हाथ में डांडिया नहीं तलवार होगा और औरतें सवार होंगी
बुलेट पर छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आवाज समाचार में। अब अगले साल यानी सितंबर 2024 तक लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट को आप इंपोर्ट करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल बनाया गया है। संवाददाता असीम मनचंदा ने आईटी सेक्रेटरी से इस पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। सर, आपने एक नए पोर्टल की शुरुआत की है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे पोर्टल की शुरुआत करने की वजह क्या है, फ्री इंपोर्ट्स क्यों बंद किए गए और ये क्या रजिस्ट्रेशन कराना होगा? नहीं, मैं पहले क्लैरिफाई कर लूं कि फ्री इंपोर्ट्स बंद नहीं किए गए हैं। ये एक इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है उनको इंपोर्ट का ऑथराइजेशन दिया जाएगा। जो भी अभी इंपोर्टर्स हैं उसमें कोई तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 30 सितंबर 2024 तक 39/2024 तक ये सिस्टम जारी रहेगा ऐसे ही इसी फॉर्म में। तो इसमें अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा जा रहा है। इसमें सिर्फ इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम डेटा कलेक्ट करने के लिए हमने अभी शुरू किया। सर, किसी तरह के इंसेंटिव्स रहेंगे जो कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रही है उनको फायदा दिया जाए, उनको इंपोर्ट ज्यादा करने दिया जाए, किसी इस तरह का कुछ ऐसा शुरुआत? नहीं, अभी तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको PLI स्कीम और बाकी स्कीम से इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। आगे के समय ये जो डेटा हमारे पास मिलेगा उस डेटा के आधार पर फर्दर क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने के लिए, वो ये डेटा के आधार पर हम लोग। आखिरी सवाल, ट्रस्टेड सोर्सेज की कोई डेफिनेशन आपने तय की है? कौन से ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, कौन से नहीं है? अभी तो हमने उसका भी कोई डिसीजन नहीं लिया है या यही ट्रस्टेड सोर्स है, इसी को करना है, ऐसा कोई अभी हमने डिसीजन नहीं लिया। और अब खबरें त्योहार से जुड़ी। देश का सबसे ऊंचा और बड़ा पंडाल लखनऊ में बनकर तैयार है। लखनऊ के जानकीपुरम में ये बना है। ये वृंदावन के प्रेम मंदिर की भव्य रेप्लिका है। ये पंडाल 47,210 वर्ग फीट एरिया में बना हुआ है। 9.5 किलोमीटर लंबे सफेद कपड़े, 25,000 थर्मोकोल पीस, 23,500 फुट तिरपाल और 4 क्विंटल किलो का इस्तेमाल इस पंडाल को तैयार करने में हुआ है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से आए कलाकारों ने इस शानदार पंडाल को तैयार किया है। इसकी ऊंचाई 121.27 फीट है जहां तक ये गया है। और इसकी जो आप जिस हॉल में बैठे हैं, इस हॉल की जो टोटल है वो करीब 15,000 स्क्वायर फीट है टोटल स्क्वायर फीट में। और पूरे पंडाल का यदि देखेंगे 46,210 स्क्वायर फुट का ये पंडाल है, जिसपे हमने क्लेम किया था उसी पे हमको मिला भी है। 5-10 फुट हमको ज्यादा ही मिला है उनके हिसाब से। नवरात्रि में गरबा तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन राजकोट में अनोखे तरीके से गरबा करती हैं क्षत्रिय समाज की महिलाएं। विंटेज कार, बुलेट और स्कूटी पर सवार होकर ये महिलाएं तलवारबाजी करते हुए रास रचाती हैं। राजकोट में भगनी सेवा फाउंडेशन गरबा अपने आप में खास होता है। क्षत्रिय बहनें यहाँ हाथों में तलवार लेकर 1868 की विंटेज कार, बुलेट और स्कूटी पर सवार होकर गरबा करती हैं। राजकोट रंजित विलास पैलेस में हर साल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मकसद के साथ ये आयोजन किया जाता है। यह क्षत्रिय समाज की क्षत्रिय महिलाओं के लिए यह खास करके कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ताकि उन्हें तलवार का परीक्षण दिया जा सके। और हर साल 300-250 जितनी महिलाएं इसमें आती हैं और हमेशा नया ग्रुप होता है, वो सीख के जाता है, फिर हर साल नया ग्रुप आता है। राजकोट के इस पारंपरिक गरबे में 250 से ज्यादा महिलाएं हिस्सा लेती हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें परंपरा के साथ आधुनिकता को भी जगह दी जाती है। केतन जोशी, राजकोट। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।